हे हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंस्टा गुरुजी। इस चैनल पर आपको एमएससी का कंप्लीट देखो कंटेंट मिलने जा रहा है और इसी के साथ इस चैनल के साथ एसोसिएट करते हुए एक डेडिकेटेड ओनली फॉर एमएससी के लिए चैनल भी बनाने जा रहा हूं, जिसकी जो लिंक है वो आपको ऊपर आई बटन पे बहुत ही जल्दी मिल जाएगी। हो सकता है आप लेट देख रहे हो तो आपको मिल भी गई हो, जिस पर अपन कंप्लीटली देखो एमएससी का फुल सिलेबस ही करेंगे। इस चैनल पे मेरे कुछ और भी गतिविधियां जारी रहती है, लेकिन आज अपन को देखो बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एमएससी का टॉपिक पढ़ना है। देखो इसके अंदर क्या करना है, हमें आयनाइजेशन चैम्बर होता क्या उसकी अपन को बात करनी है, इसका प्रिंसिपल क्या हमें कहता है, इसकी संरचना है, इसका कंस्ट्रक्शन हम कैसे कर सकते हैं वो हमें देखना है। इसके वर्किंग और या इसकी आप मैकेनिज्म कह सकते हो वो कैसी होती है, इसके एडवांटेज क्या और उसके डिसएडवांटेज क्या है। कुछ सामान्य सी बातें जो हमें पढ़नी है, बहुत मुश्किल से मुझे लगता है कि 20 मिनट का टॉपिक होगा, बहुत आराम से हम इसको कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स आपको इस टॉपिक में देखो मिलने वाले हैं। कुछ बच्चों के साथ दिक्कत ये होती है कि सर हम हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, हमारी बीएससी हिंदी मीडियम से हुई है, तो क्या हम एमएससी के अंदर इंग्लिश के अंदर इसको कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कहीं कोई दिक्कत नहीं, कि बहुत शानदार तरीके से आपको जो रिटन नोट्स है वो तक मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा और बहुत ही सिंपल बेसिक लैंग्वेज के अंदर हम बात करेंगे और बहुत डीप में जाकर इसको देखो समझने की कोशिश करते हैं। इट इज अ वेरी सिंपलेस्ट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस। स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं आयनाइजेशन चैम्बर है क्या एक्चुअल के अंदर। देखो इट इज नथिंग बट अ होलो कॉपर ट्यूब। देखो एक मेटेलिक कॉपर ट्यूब होती है जो अंदर से खोखली है, बेलनाकार शेप की, इट इज अ सिलेंड्रिकल शेप होलो कॉपर ट्यूब। देखो इस कॉपर ट्यूब के अंदर आपको बीच में एक यहाँ पे वायर दिखाई दे रहा होगा। ये वायर देखो जनरली हम लोग टंगस्टन का यूज़ करते हैं, तो टंगस्टन का इसके अंदर एक वायर हम लोग लगाते हैं। और देखना ये जो आपकी कॉपर ट्यूब है, इस कॉपर ट्यूब का जो हिस्सा है वो हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ रखा है। ये बैटरी बड़ी खास है, ये जो बैटरी ना ये हाई वोल्टेज डिफरेंस को या हाई पोटेंशियल डिफरेंस को जनरेट कर सकती है। इसी बैटरी का जो दूसरा पॉजिटिव टर्मिनल है, अगर आप यहाँ से देखें तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हमारे जो बीचों बीच एक वायर लगा हुआ है इसके साथ अटैच है। यानी कहने का मतलब मेरा क्या है कि जो हमारी ये ट्यूब आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, इस ट्यूब को अगर अपन देखें तो उसका बाहर वाला जो पूरा खोल है वो बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, यानी ये एक्ट करेगा एज अ कैथोड। और अगर मैं बात करूँ उसके बीचों बीच जो हमारा एनोड है, जो बीचों बीच हमारा वायर है, वो एज अ एनोड जो यहाँ पे एक्ट करेगा। अब ये वायर इस हमारे कॉपर ट्यूब के साथ में इंटैक्ट न कनेक्ट टच न हो जाए, इसलिए हमने देखो दोनों साइड पे यहाँ पे जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है उसके बनाकर प्लग लगा दिए, ताकि प्लग के अंदर हमारा वायर है वो इस कॉपर ट्यूब के साथ में कॉन्टेक्ट में न आ सके। अब देखो आगे अपन बात करते हैं, जो हमारे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इस रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस। एक्चुअल के अंदर होता क्या है कि जब अपन इसके कंस्ट्रक्शन के बाद इसके वर्किंग को पढ़ेंगे तो उसके वर्किंग में हम लोग जानेंगे कि जो हमें पल्स प्राप्त करनी है यहाँ पे, वो पल्स हमें कैसे मिलेगी। ये जो हमारा लोड रेजिस्टेंस है ना, ओम्स लॉ आप सभी ने पढ़ा, तो उस ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हुआ, इसके दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा उसके अंदर, जिसको हम लोग विभव पतन पढ़ कर है ना, आप लोगों को याद हो क्लास 12 के अंदर आपने विभव पतन को पढ़ा था, तो सेम वो यहाँ पे हम लोग विभव पतन देखेंगे और उस विभव पतन के फलस्वरूप जो इसके अंदर से करंट फ्लो होगा उसके संगत यहाँ पे नीचे हमें करंट के लिए जो ग्राफ है वो हमें प्राप्त होता है। उस ग्राफ को एक्चुअल के अंदर हम लोग यहाँ पे पल्स के फॉर्म में प्राप्त करते हैं। तो एक्चुअल के अंदर ये हमारे क्या एम्पलीफायर के साथ में पल्स डिटेक्टर हमने लगा रखा है, तो जो पल्स है जितनी ज़्यादा पल्स हमें जनरेट होती हुई मिलेगी उतनी हमें पल्स यहाँ पे दिखाई देंगे। सो गाइस अब बात करते हैं हमारा जो ये गैस चैम्बर है या फिर आयनाइजिंग चैम्बर जो है, आयनाइजेशन चैम्बर है, इसका प्रिंसिपल हमें क्या कहता है। देखो बहुत ही बेसिक सा प्रिंसिपल है, एक बार मैं इसको पढ़ के बताता हूँ, फिर बहुत आसानी से इसको अपन डायग्राम से समझेंगे। तो प्रिंसिपल कहता है इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ चार्ज पार्टिकल पासेस थ्रू द गैस इट आयनाइजेस द गैस। यानी कि जब कोई चार्ज पार्टिकल है वो जब गैस के अंदर एंटर करता है तो उस गैस को वो क्या कर देगा, आयनाइज कर देगा। इसको अपन देखो यहाँ पे समझते हैं, डायग्राम के माध्यम से आपको समझाता हूँ। ये हमारा देखो गैस चैम्बर, इसके अंदर हम लोग गैसेस मिक्सचर भर के रखते हैं। आप जब जीएम काउंटर पढ़ेंगे तो उसके अंदर आप ये पढ़ भी चुके होंगे, अगर आपने पढ़ लिया तो, और नहीं पढ़ा तो जब आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम लोग बात करेंगे आर्गन वहाँ पे डालते हैं और अपन एथेनॉल भी उसमें डालते हैं। तो यहाँ पे बीच में गैस हम लोग बढ़ते हैं। मान लो कि कोई एक चार्ज न्यूक्लियर पार्टिकल है वो इस गैस चैम्बर के अंदर आया, मान लेते हैं जस्ट लाइक अल्फा पार्टिकल है, हाई एनर्जेटिक पार्टिकल है, वो यहाँ पे प्रवेश करता है। तो जैसे देखो अल्फा पार्टिकल यहाँ पे आएगा और मान लें कि यहाँ पे हमने गैस भर रखी है। एक बार मैं आपको आर्गन गैस का एग्जांपल लेके समझाता हूँ जो हम जीएम काउंटर के अंदर यूज़ करते हैं। जैसे मान लो ये आर्गन है, आर्गन का एक मॉलिक्यूल है, आर्गन के मॉलिक्यूल के अंदर इसका जो आउटर मोस्ट शेल है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको भी पता है। अब इस इलेक्ट्रॉन के पास जब तक इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं होगी तब तक ये इसके आर्गन के बाह्यतम कोश को छोड़कर बाहर निकल ही नहीं सकता। हुआ क्या, अब जैसे हमारा अल्फा पार्टिकल आया तो भाई इसके पास तो भरपूर मात्रा में एनर्जी है, तो ये अपनी भरपूर मात्रा की एनर्जी जैसे ही यहाँ पे इस आर्गन एटम को देगा तो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी प्राप्त कर लेगा कि अब ये आर्गन का जो नाभिक है ना उसके पॉजिटिव चार्ज से ज़्यादा एनर्जी इसके पास आ गई तो उसको तोड़ कर ये बाहर निकल जाएगा। यानी जो इलेक्ट्रॉन है ना ये यहाँ से निकल कर बाहर आ गया और हमारा जो आर्गन था इसके पास एक जगह खाली रह गई। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो पहले आर्गन न्यूट्रल एटम था अब वो न्यूट्रल नहीं रह के उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन था वो फ्री हो गया। यानी इस चार्ज पार्टिकल के आने से
हमें एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन मिला और साथ ही एक हमें पॉजिटिव आयन है उसकी प्राप्ति यहाँ पर होगी। और सेम बात हमने यहाँ पे प्रिंसिपल में क्या कही है कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ चार्ज पार्टिकल्स पासेस थ्रू द गैस इट आयनाइजेस द गैस। अब देखो सेम बात एक ही ये बात यहाँ पे होती है, तो हमें एक तो यहाँ पे मिल जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन और एक हमें मिल जाएगा यहाँ पे कैटायन, ठीक है, यानी एक पॉजिटिव आयन मिल जाएगा। और जरूरी नहीं एक ही मिले, अगर इस अल्फा पार्टिकल की एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो ये 2, 3, 4 कितने भी यहाँ पे आयनाइजेशन कर सकता है। और फिर आपको पता है कि जैसे हमने यहाँ पे बैटरी लगा रखी है, तो ये जो आपका वायर है टंगस्टन का वायर जो एक्ट कर रहा है एज ए एनोड, और जो आपके कैथोड की ट्यूब है या जो आपकी कॉपर ट्यूब है वो एज ए एक्ट कर रही है कैथोड। तो इनके बीच में क्या होगा, एक हाईली पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया, जिससे यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। और आप सभी को पता है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होते हैं। यानी यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो इस कॉपर जो हमारा टंगस्टन का वायर है इससे जो हमारी कॉपर की ट्यूब है इस डायरेक्शन के अंदर अलाइन कौन है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइन होगा तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है ये क्या करेगा, इस पॉजिटिवली चार्ज जो हमारे एनोड है इसकी तरफ गति करेगा, इसकी तरफ मूव करेगा, है ना। तो ये सब प्रोसेस आगे होते हैं जिसको कि अपन आगे इसके वर्किंग मैकेनिज्म के अंदर डिटेल से देखो समझने वाले हैं। तो प्रिंसिपल के अंदर हमने क्या जाना कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ चार्ज पार्टिकल पासेस थ्रू द गैस इट आयनाइजेस द गैस पार्टिकल्स। अब हम बात करते हैं फटाफट आगे, आप फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको उतारें। सो गाइस अब हम लोग बात करते हैं जो हमारा आयनाइजेशन चैम्बर है उसके कंस्ट्रक्शन की। तो इससे कंस्ट्रक्शन की थ्योरी के अंदर हमें क्या लिखना है वो भी हम बात करेंगे, और ये बना हुआ कैसे ये तो मैंने आपको शुरुआत में देखो बता ही दिया। फटाफट देखो थ्योरी की चर्चा करते हैं। द गैस चैम्बर इज मेनली कंसिस्ट ऑफ अ हॉलो सिलेंड्रिकल कॉपर ट्यूब विच इज एक्टिंग एज अ कैथोड। देखो आप सभी को पता है जो हमने कॉपर ट्यूब यहाँ पे ली है काम में, ये अंदर से खोखली है, बेलनाकार सिलेंड्रिकल शेप की है। इसको हमने देखो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा, तो जो हमारी कॉपर ट्यूब है इट विल एक्ट एज अ कैथोड। ओके, फिर देखो आगे हम लोग बात करते हैं। इन द सेंटर ऑफ द कॉपर ट्यूब देयर इज अ थिन मेटेलिक वायर विच एक्ट्स एज एनोड। देखो हमने क्या बात की कि ये जो हमारी कॉपर की मेटेलिक ट्यूब है इसके बिल्कुल से सेंटर के अंदर एक थिन वायर हमने बहुत पतला सा तार हमने काम में लिया है। ये जो तार है चूंकि देखो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ में जुड़ा हुआ है इसलिए ये इट विल एक्ट एज एनोड, ठीक है। तो हमने बात करी बिकॉज इट्स कनेक्टेड टू द पॉजिटिव साइड ऑफ द हाई टेंशन बैटरी। जो हमने यहाँ पे बैटरी काम मिल रही है हाई टेंशन बैटरी मतलब हाई पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जनरेट कर सकती है, ऐसी बैटरी से हमने सर्किट को कनेक्ट किया है। फिर आगे बात करते हैं एन एम्पलीफायर एंड पल्स डिटेक्टर इज कनेक्टेड इन द पैरेलल टू ए लोड रेजिस्टेंस। यानी हमने क्या बात करी कि जो हमने यहाँ पर एक एम्पलीफायर और एक पल्स डिटेक्टर को भी कनेक्ट किया है, कैसे, जो हमारा लोड रेजिस्टेंस इसके बिल्कुल से पैरेलल के अंदर हमने इसको कनेक्ट किया है। तो ये थी पूरी ये जो हमारा डायग्राम हमने बनाया है उसके बारे में जो कंस्ट्रक्शन जो थ्योरी हमें लिखनी थी वो आप फटाफट से उसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम लोग फटाफट आगे बढ़ सकें। तो गाइज अब हम बात करते हैं हमारा जो आयनाइजेशन चैम्बर है इसके वर्किंग या फिर इसके मैकेनिज्म की, कि हमने इसकी थ्योरी के अंदर एग्जाम में क्या लिख कर आना है। हालांकि मैंने आपको सब कुछ प्रैक्टिकली तो यहाँ पे बता दिया। फटाफट देखो बात करते हैं। व्हेन अ हाई एनर्जेटिक न्यूक्लियर पार्टिकल इंसिडेंट्स ऑन द गैस इट आयनाइजेस इट। ये तो सिंपल सी बात, वही बात जो हमने सेम प्रिंसिपल के अंदर लिखी थी वही सेम बात हमने यहाँ पे की है कि जब कोई एक हाई एनर्जेटिक पार्टिकल आता है और जब वो गैस पार्टिकल के ऊपर इंसिडेंट होता है तो उसको आयनाइज वो कर देता है। उसके बाद हम बात करते हैं दस वी गेट फ्री इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयंस, ठीक है। इससे हमें क्या मिलेंगे, देखो फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मिलेंगे और जो पॉजिटिव आयंस है वो भी हमें प्राप्त होंगे। दीज आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स का मतलब क्या है भाई, जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ गति करेगा यानी एनोड की तरफ गति करेगा, और जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है सॉरी जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो जो आपका कैथोड है उसकी तरफ गति करेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा है, हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो उसका रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड कौन सा होगा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी जो हमारा एनोड है इसकी तरफ हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेगा। बात करें हमारा जो पॉजिटिव आयन है वो किसकी तरफ जाएगा, तो हमने अभी भी बात करी कि जो हमारा कॉपर ट्यूब है वो होलो कॉपर ट्यूब है, वो सिलेंड्रिकल कॉपर ट्यूब एज ए कैथोड एक्ट कर रही है। तो जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा उसके ऊपर किसकी तरफ फोर्स लगेगा, एक्सेलरेशन लगेगा, जो हमारी कॉपर ट्यूब है ना इस कॉपर ट्यूब की तरफ हमारा पॉजिटिव चार्ज है या पॉजिटिव आयन है वो गति करेगा, मूव करेगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि बाय दिस प्रोसेस व्हेन द इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स एंड कंप्लीट्स द सर्किट, इसको मैं एस लगा देता हूँ भाई, ठीक है, कंप्लीट्स द सर्किट करंट फ्लोज थ्रू द लोड रेजिस्टेंस RL। अब इसका मतलब क्या है कि देखो जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो इस इलेक्ट्रोड की तरफ आएगा और यहाँ से वापस मूव करता हुआ इस सर्किट को कंप्लीट करेगा, जब इसका रिकॉम्बिनेशन होगा तो क्या होगा, देखो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना स्टार्ट हो गया। और हम सभी क्लास 10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल सी बात है कि जब हमारे इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो होंगे तो इलेक्ट्रिक करंट ऑब्वियसली बात है वो फ्लो होगा। तो जैसे देख लो हमारे इलेक्ट्रॉन ने सर्किट को कंप्लीट किया तो हमने क्या देखा, जो हमारा लोड रेजिस्टेंस RL है इसके ऊपर हमें क्या दिखाई देगा, करंट दिखाई देगा, करंट फ्लोज थ्रू द लोड रेजिस्टेंस RL एंड
पल्स इज डिटेक्टेड इन द काउंटर। जो हमने यहाँ पे एक काउंटर लगा रखा है या फिर आप इसको कह सकते हो पल्स डिटेक्टर जो हमने लगा रखा है, तो इसके अंदर हमें पल्स जो है वो डिटेक्ट होगी। एम्पलीफायर तो क्या करेगा, जो हमारा अगर लो बीम का सिग्नल है तो उसको हाई इंटेंसिटी के सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर देगा। बाकी उसको डिटेक्ट करने का काम कौन करेगा, हमारा पल्स डिटेक्टर करेगा। तो इसके थ्रू जो हमारी पल्स है वो डिटेक्ट हो जाएगी और हमें यहाँ पे इस काउंटर के जरिए पता चलेगा कि कितने जो न्यूक्लियर पार्टिकल्स थे वो यहाँ पर इंसिडेंट आकर हुए थे। तो मेरे प्यारे साथियों, ये तो था हमारा पूरा वर्किंग का मैकेनिज्म इसका। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। सो गाइज, अब हमारे आयनाइजेशन चैम्बर के जो लास्ट पार्ट है उसके अंदर तो बात करनी है हमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है हमारे इस आयनाइजेशन चैम्बर के जो डिटेक्टर है हमारा इसके लिए। देखो, इसके अंदर हम लोग बात कर रहे थे सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन को लेकर, इसके प्रिंसिपल को लेकर, इसके मैकेनिज्म को लेकर। वहीं से देखो हमारे पास कुछ डिसएडवांटेज निकल कर आता है और वहीं से कुछ एडवांटेज हमारे पास निकल कर आते हैं। क्या है उनको देखते हैं। देखो, इट कैन डिटेक्ट हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स। ये इसकी बहुत अच्छी बात है कि जो हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स है उनको इस गैस चैम्बर के द्वारा या इस आयनाइजेशन गैस चैम्बर के द्वारा हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। तो जो हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स है उनको डिटेक्ट करने के लिए हम कौन से डिटेक्टर को काम में लेंगे, तो ये आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको 100% यही इसका उत्तर करना। आयनाइजेशन चैम्बर्स आर यूज्ड टू डिटेक्ट हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स। ओके, फिर हम लोग बात करते हैं इट कैन ऑल्सो डिटेक्ट न्यूट्रॉन। देखो, एक बहुत बड़ी कमी है जीएम जो काउंटर है हमारा, जीएम काउंटर बहुत अच्छा काउंटर है। अगर अपन एज कंपेरेटिवली देखें तो सबसे अच्छा काउंटर जीएम काउंटर को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन उसकी एक सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि वो जो अनचार्ज पार्टिकल्स है, जिन पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज नहीं होता उनको वो डिटेक्ट ही नहीं कर सकता, जैसे कि न्यूट्रॉन। लेकिन हमारे पास ये जो आयनाइजेशन चैम्बर है इसकी बहुत अच्छी बात है कि जो न्यूट्रॉन है उसको भी डिटेक्ट कर सकता है। इट मीन्स इट कैन ऑल्सो डिटेक्ट द न्यूट्रॉन मीन्स द अनचार्ज पार्टिकल्स, उनको भी डिटेक्ट कर सकता है। फिर उसके बाद हम बात करें इसके जो डिसएडवांटेज है वो हमारे पास क्या निकल कर आते हैं। तो देखो, जो इसका एक एडवांटेज था ना उसी का अगर अपोजिट कर देंगे तो उसका डिसएडवांटेज बन जाएगा। कैसे, जो लोअर एनर्जी के पार्टिकल्स होते हैं उनको हमारा ये आयनाइजेशन चैम्बर है वो डिटेक्ट कर ही नहीं सकता। इट मीन्स इफ वी हैव लो एनर्जेटिक पार्टिकल्स वी कैन नॉट डिटेक्ट इट बाय आयनाइजेशन चैम्बर। तो इसको आपको ध्यान रखना, इट कैन नॉट डिटेक्ट लोअर एनर्जेटिक पार्टिकल्स। ओके, जो सेकंड इसका डिसएडवांटेज है वो सेम वही है जो हमें जीएम काउंटर के अंदर भी हमने पढ़ा था और सभी चैम्बर्स के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। जो डेड टाइम है इट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर अस, बिकॉज डेड टाइम होता क्या है इसको मैं आपको थोड़ा सा इसमें भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। हो सकता है कि आपने जीएम काउंटर वाली वीडियो नहीं देखी हो, थोड़ा समझना इसको। यहाँ पर हमने क्या देखा, अभी इलेक्ट्रॉन जो वो रिलीज हुआ था, फ्री इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे पॉजिटिव आयन बने थे। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से होता हुआ वापस से सर्किट को कंप्लीट करेगा, मान लो कि पॉजिटिव आयन जो है वो तो बहुत सारे होंगे, तो यहाँ पे भी कोई पॉजिटिव आयन होगा, इसके पास भी बहुत सारे पॉजिटिव आयन होंगे। ये इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ से मूवमेंट करता हुआ पहुँचेगा वापस इस चैम्बर के अंदर। तो जैसे इलेक्ट्रॉन वापस चैम्बर पहुँचेगा तो इस पॉजिटिव आयन के साथ में वो इलेक्ट्रॉन वापस से इंटरेक्ट करेगा। सेम वही बात है, इस आर्गन से पहले एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ था, इस बार क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन घूमकर, इसको समझ में आगे भाई अपने घर में रहेंगे तो ही पार पड़ेगी। तो इसकी एनर्जी जो इसने पहले ली थी वो तो एनर्जी इसके पास आ गई थी, उससे घूम घुमा के आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन देखो जैसे इस आर्गन के पास वापस आएगा तो आर्गन इसको ये तो कह देगा कि हाँ तू अंदर तो आ जा, लेकिन ना दो गया, यानी तेरे ऊपर जो मेल लगा ना उस मेल को उतार गया। तो ये इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ से वापस अपनी जगह तो आ जाएगा, लेकिन बदले में इसको कुछ एनर्जी जो है उसको उत्सर्जित करना पड़ेगा, इमिट करना पड़ेगा। अब ये देखो जो एनर्जी इमिट हुई एज अ फोटोन के रूप में होती है, लेकिन चूंकि हमें डेड टाइम की बात करें तो मैं इसके आगे नहीं जा रहा, अपन को बस यहाँ तक बात करनी है। यानी इलेक्ट्रॉन के यहाँ निकलने से, यानी फ्री होने से लेकर ये पूरा चक्कर काटने के बाद वापस रिकम्बाइन होने तक का जो समय होता है, इस दौरान ये हमारा जो डिटेक्टर है बीच में चाहे कितने भी चार्ज पार्टिकल्स आ जाए उनको डिटेक्ट नहीं कर सकता। तो ये जो टाइम है ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन के निकलने से वापस इसके रिकम्बाइन होने तक, इस टाइम को हम लोग बोलते हैं डेड टाइम। अब इसको डेड टाइम में क्यों नाम दिया, आप लोग पूछ सकते हो मेरे से, कोई अच्छा नाम दे देते। डेड इसको इसलिए बोला क्योंकि इस दौरान ये पूरी तरह से डेड रहता है। मैंने बताया ना, अगर इस दरमियान अगर कोई और यहाँ से एनर्जेटिक पार्टिकल्स अंदर एंटर होते तो उसको ये डिटेक्टर डिटेक्ट कर ही नहीं सकता। चूंकि इसको डिटेक्टर डिटेक्ट कर ही नहीं सकता तो एक तरह से मरे समान ही है, तो इसलिए हमने इसको नाम क्या दे दिया, डेड टाइम। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज और एडवांटेज थे, और ये आपका पूरा टॉपिक था आयनाइजेशन चैम्बर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल लगी होगी। अगर ऐसा है तो आपको अपना प्रेम केवल और केवल नीचे कमेंट के माध्यम से मुझे बता देना है। भले आप लाइक वीडियो को न करना, लेकिन आपके जो कमेंट है डेफिनेटली वो मुझे पॉजिटिव मोटिवेशन देंगे। और बहुत ही जल्दी आप सभी के लिए एक डेडिकेटेड एमएससी के लिए ही जो चैनल है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसके बारे में मैंने शुरुआत में आपको बताया। आई बटन पे आपको उसकी जो लिंक है वो भी मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ सब कुछ अच्छा रहेगा, खुशहाल रहे, मस्त रहें और बढ़िया परीक्षा की तैयारी करें, और फिजिक्स जिसको प्रेम के नज़रिए से आप लोग पढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।